गिरीश दबे कदमों से विहान के पीछे और उसने अपने पास रखा एक खंजर निकाल लिया। अब वो खंजर उठाए विहान से बस एक कदम दूर था और उसकी आंखों में एक जुनून था, किसी को मारने का जुनून, जिससे विहान अनजान था। अंजलि गिरीश को खंजर उठाए देख रही थी, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अंजलि कुछ रिएक्ट कर पाती इससे पहले गिरीश ने खंजर चला दिया। अंजलि ने अपनी आंखें डर से बंद कर ली। खंजर सीधा रिसेप्शन डेस्क पर रेंगते हुए उस सांप को जाकर लगा जो विहान के कमर के पास आ गया था। वो सांप सीधा अंजलि के ऊपर गिरा। अंजलि चीखते हुए पीछे हो गई, लेकिन वो सांप मर चुका था। अंजलि की सांस में सांस आई। विहान ने भी पहले उस पीछे मुड़कर गिरीश को, वो मुस्कुरा रहा था। गिरीश ने अपना खंजर उस सांप से निकालते हुए कहा, मैंने उस सांप को नीचे से डेस्क पर आते देखा था और उतना समय नहीं था कि आपको और अंजलि को आगाह कर सकूं। विहान ने गिरीश को धन्यवाद कहते हुए मजाक के लहजे में कहा, मुझे पता नहीं था कि आप खंजर साथ लेकर घूमते हैं। गिरीश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ चीजें धीरे धीरे पता चलती है, उसी में सबकी भलाई है। गिरीश के इस जवाब ने विहान को सोचने पर मजबूर कर दिया। बात तो सही है, जैसे मुझे कालवेद और मंदार के बारे में धीरे धीरे सब पता चल रहा है। गिरीश ने विहान को उसके ख्यालों से वापस लाते हुए कहा, हाँ तो मैं आपको अपने उस इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा था जो हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं में है। गिरीश के इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में सोचते हुए विहान समझ नहीं पा रहा था कि ये बस एक इत्तेफाक है या आगे की कोई कड़ी जो उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाली थी। विहान ने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की और पूछा, हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रृंखला? मुझे नहीं पता था कि वहां कोई कुछ बना रहा है। गिरीश ने सिर हिलाया, यही तो बात है, इसे ही मैं एक बड़ा मौका मान रहा हूं। वहां अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे किसी ने छुआ तक नहीं है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। मैंने खुद इसकी भविष्यवाणी की थी और परिणाम पॉजिटिव आया था, लेकिन मैं बाहर से भी एक राय चाहता हूं कि ये सही होगा या नहीं। वो दोनों मंडली के एक प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गए। चलिए देखते हैं मैं क्या कर सकता हूं। प्राइवेट रूम में आते ही विहान ने दरवाजा बंद किया और कहा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे ज्यादा डिटेल में बताएं इस इन्वेस्टमेंट के बारे में, ताकि मैं उसकी किस्मत का सही से अंदाजा लगा सकूं। विहान ने गिरीश के सामने बैठते हुए मन में सोचा, और ताकि मैं ये जान सकूं कि कहीं इसका कोई संबंध कालवेद से तो नहीं। विहान ने खुद को अंदर से तैयार किया, क्योंकि गिरीश ने गहरी सांस ली, जैसे वो बहुत कुछ कहने वाला हो। गिरीश ने कहना शुरू किया, तो बात यह है, हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों में एक बहुत बड़ी खदान है जिसमें चूना पत्थर भरा पड़ा है। वो थोड़ा घबराया सा लग रहा था। अब मेरे एक परिचित हैं, विनय भट्ट, जिन्होंने वहां कुछ जमीन खरीदी थी, लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं कि वहां खुदाई कर सके, तो आगे के लिए मैं पैसे लगा रहा हूं। उनका कहना है कि जैसे ही काम शुरू होगा जबरदस्त मुनाफा होगा। विहान ने कुछ सोचा और नजदीक झुककर पूछा, क्या आप विनय भट्ट पर भरोसा करते हो? गिरीश की भुएं सिकुड़ गई। बिल्कुल, मैं इतना आगे बढ़ता ही नहीं अगर भरोसा नहीं होता। मैंने पूरी जांच पड़ताल की है और सब कुछ ठीक लग रहा है। और उनके ऑफिस में एक ग्रुप फोटो है जिसमें वो सर देवकी नंदन के साथ खड़े हैं, तो जाहिर है भरोसे के लायक तो है। विहान ने देवकी नंदन का नाम बस एक समाज सेवक के रूप में सुना था, लेकिन उसे पूरी तरह से नहीं पता था कि ये देवकी नंदन क्या चीज है। उसने गिरीश की बातों में सिर हिला दिया। विहान 2025 में होने वाले ऐसे कितने फ्रॉड करने वालों को देख चुका था, जो बड़े बड़े नामी गिरामी इंसानों के साथ अपनी फोटोज लगाकर रखते थे, लेकिन विहान को निजी राय से फर्क नहीं पड़ता था। सब कुछ भविष्यवाणी पर निर्भर था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, ठीक है फिर, मुझे बस आपकी कोई ज्वेलरी चाहिए। गिरीश ने अपने हाथों की ओर देखा। उसने अपनी उंगली में सोने की अंगूठी पहनी थी। गिरीश ने वो अंगूठी निकालकर विहान को पकड़ा दी। विहान ने ध्यान लगाकर गिरीश की जानकारी के आधार पर भविष्यवाणी शुरू की। मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसने मन में सोचा, क्या यह इन्वेस्टमेंट गिरीश के लिए सही है? विहान कुछ पल के लिए ध्यान में खो गया, लेकिन जब वो वापस आया तो उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। गिरीश विहान के बदलते भावों को देख रहा था। गिरीश कुछ पूछ पाता इससे पहले विहान अपनी जगह से उठ गया और उस प्राइवेट रूम में चक्कर लगाते हुए कुछ मंत्रों को पढ़ने लगा। गिरीश चुपचाप सब देख रहा था। विहान फिर से आकर अपनी जगह पर बैठ गया।
चाहे वो सवाल को जितना भी घुमाता, उसे हर बार एक ही जवाब मिल रहा था, ये इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से नाकाम होने वाली है। विहान ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, गिरीश, मुझे अफसोस है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपको खुशी नहीं देगी। विहान एक पल के लिए चुप हो गया, फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे डर है कि आपको यह तबाह कर देगी। विहान की भविष्यवाणी से गिरीश अवाक रह गया। उसने हैरानी से कहा, सच में? मैंने खुद से इसकी भविष्यवाणी की थी तो ऐसा कुछ नहीं आया था। विहान को बुरा लगा, लेकिन उसने सच गिरीश के सामने रख दिया। मुझे भी उम्मीद थी कि मेरी भविष्यवाणी आपकी भविष्यवाणी से मेल खाएगी, लेकिन यहां रिजल्ट बहुत साफ है। गिरीश कुछ सोचता रहा, फिर एक लंबी सांस ली और कहा, तो आप कह रहे हैं कि फिर शायद मुझे इस इन्वेस्टमेंट से दूर रहना चाहिए। विहान ने गिरीश के चेहरे को गौर से देखा और समझ गया यह पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन विहान और कर भी क्या सकता था? वो मन ही मन बुदबुदाया, मैं सिर्फ मदद करने की कोशिश कर सकता हूं, शायद अब उससे ज्यादा की उम्मीद करना बेकार है। विहान खड़ा हुआ और गिरीश से हाथ मिलाते हुए कहा, उम्मीद करता हूं कि यह भविष्यवाणी आपके कुछ काम आई हो। हाँ, नतीजा वैसा नहीं था जैसा आप चाहते थे, इसके लिए माफी चाहता हूं। गिरीश बेमन से मुस्कुराया। साफ दिख रहा था कि उसके दिमाग में अभी भी बहुत कुछ चल रहा है। गिरीश रूम से बाहर निकल गया। इससे पहले कि विहान कुछ और कह पाता, काम पूरा करके विहान भी उस रूम से बाहर निकलने ही वाला था कि अंजलि ने आगे आकर अचानक रास्ता रोक लिया। मिस्टर विहान, आप जा नहीं सकते। विहान थोड़ा हड़बड़ा सा गया। क्यों? अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आपके लिए एक और कस्टमर इंतजार कर रहा है। विहान को यकीन नहीं हो रहा था। उसने मन ही मन सोचा, क्या एक के बाद एक कस्टमर? क्या मेरी अब कोई पहचान बन गई है इतनी जल्दी? या शायद अंजलि ने मेरी सिफारिश कर दी हो। जो भी हो, बढ़िया है। अगर इसी स्पीड से मैं अपनी शक्तियों का अभ्यास करता रहा तो सीक्वेंस 9 को पार कर अगले सीक्वेंस तक पहुंचना आसान हो जाएगा, और फिर उस कालवेद तक भी। अंजलि ने वेटिंग रूम की ओर इशारा किया। विहान की नजर जैसे ही उस ओर गई, वो समझ गया कि अगला कस्टमर कौन है। वो अलका का पति पंकज था, वही आदमी जिसकी जान उसने भविष्यवाणी में जाकर बचाई थी। विहान जानता था कि वो मेले में किसी हादसे का शिकार हुआ था, किसी खूनी हादसे का। जैसे ही उस आदमी ने विहान को देखा, उसने अभिवादन करते हुए कहा, अरे मिस्टर विहान दीक्षित, मेरा नाम पंकज है। आपने मेरी पत्नी के लिए एक भविष्यवाणी की थी, मैं आपको धन्यवाद कहने आया हूं। विहान ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, यह तो मेरा काम है। पंकज हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट उसके चेहरे का साथ नहीं दे रही थी। विहान ने अपनी दिव्य झलक के साथ देखा कि पंकज अंदर से बेचैन लग रहा था। विहान अपने दोनों हाथों को मलते हुए शायद कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। पंकज की झिझक को देख विहान ने पहल करते हुए पूछा, आप परेशान लग रहे हैं, सब ठीक है ना? पंकज ने अपनी गर्दन के पीछे हाथ रखा, जैसे अपनी बेचैनी को दबाने की कोशिश कर रहा हो। उसने अपने आसपास देखा, फिर पीछे अंजलि को देखकर एक घबराहट भरी आवाज में कहा, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूं? विहान ने हाँ में सिर हिलाया और पंकज को लेकर एक प्राइवेट रूम में आ गया। उस रूम में आकर भी पंकज परेशान ही लग रहा था। विहान और पंकज आमने सामने बैठ चुके थे। विहान ने मुस्कुराहट बनाए रखी और कहा, बैठ जाइए और बताइए मैं क्या कर सकता हूं। पंकज लगातार अपने पैर हिला रहा था। अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से मसलते हुए वो थोड़ा नर्वस भी था। पंकज ने अपनी नजरें विहान पर टिकाई और कहा, मुझे एक परेशानी के बारे में आपसे बात करनी है। विहान ने पानी का ग्लास आगे करते हुए कहा, आप खुलकर बात कर सकते हैं, पहले पानी पी लीजिए। पंकज ने ग्लास एक तरफ खिसकाते हुए कहा, नहीं, पहले आप मेरी परेशानी सुनिए। मुझे एक सपना बार बार आता है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि आप इसका मतलब समझाएं। विहान ने नरम आवाज में कहा, मुझे अपना सपना पूरी तरह से बताइए। पंकज ने कोशिश की कि वो शांत दिखे, लेकिन वो टेंशन में था। पंकज ने लंबी सांस ली, जैसे कोई बहुत भारी बात कहने से पहले लेता है। मेरा सपना हमेशा शुरू होता है रामपुर के मेले में। मेले में मौजूद लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। तभी मेरा ही एक साथी दीपक हदमरी हालत में लंगड़ाते हुए मेरे पास आता है। वो मेरा हाथ पकड़ लेता है और खुद को बचाने की भीख मांगने लगता है। उसके पीछे कुछ अजीब से प्राणी है, सिर पर उगे सींग,
आंखों की जगह काले गड्ढे, पूरे शरीर पर फोड़े, हाथ और पैरों पर जानवर जैसे बड़े नाखून। मैं दीपक को बचाना चाहता हूं, लेकिन मैं खुद जान बचा रहा था। वो अजीब से प्राणी एकदम नजदीक आ गए थे। आखिर में मैं कुछ समझ पाता उससे पहले किसी ने मुझे वहां से खींच लिया और मैंने दीपक का हाथ छोड़ दिया। नहीं तो वो अजीब प्राणी उसके साथ मुझे भी मार देते। मैं आगे की तरफ भागा, तभी किसी ने मुझ पर तलवार चला दी और उसी समय मेरी नींद खुल जाती है। पंकज चुप हो गया था, विहान भी चुप था। कुछ देर दोनों चुप रहे। विहान ने पंकज को खुद को समेटने का समय दिया। उसके माथे पर पसीना था जिसे उसने कांपते हाथों से पूछा। विहान ने धीरे से सिर हिलाया और उसे तसल्ली देते हुए कहा, कुछ तो है जो आप नहीं देख पा रहे, लेकिन चिंता मत कीजिए। उस हादसे को याद करते हुए पंकज की आंखों में आंसू आ गए। विहान ने उसे रुमाल थमाते हुए कहा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जिससे हमें सही दिशा मिलेगी। आप सोच समझकर जवाब देना, ठीक है? पंकज ने गहरी सांस लेते हुए हाँ में सिर हिलाया। विहान थोड़ा आगे झुका और पूछा, क्या वो आदमी जिसने आपकी मदद की थी वो मारा गया या बच गया? पंकज ने गला साफ करते हुए कहा, मारा गया, लेकिन उसकी आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। वो बार बार मुझे कह रहा था, मुझे बचा लो। विहान ने तुरंत पूछा, तो क्या लगता है आपको कि आपने उसे मरने दिया और आपको उस बात का गिल्ट है? पंकज ने सिर हिलाकर मना कर दिया। अचानक उसकी आंखें लाल और उसकी आवाज गुस्से से भारी होने लगी थी। उसने जो किया उसके लिए मैं उसे 1000 बार मरने दूंगा। वो इंसान नहीं, शैतान था। उसकी वजह से कई लोग मारे गए, बच्चे, बूढ़े, औरतें। विहान एकटक देखता रहा, पंकज की बातों का भार अपने भीतर उतारता रहा। विहान ने सिर हिलाते हुए कहा, यह साफ है कि इस मेले में जो कुछ भी हुआ वो एक नरसंहार था। विहान को खुद भी नहीं पता था कि उसने ये लाइन क्यों कही, लेकिन सुनने में गहरी लग रही थी। पंकज के हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, काश मैं बस इसे भुला पाता, आगे बढ़ पाता। लेकिन आप देखो मेरे हाथ कैसे कांप रहे हैं। मैं भी मर चुका होता अगर किसी ने मुझे उस मेले से दूर नहीं किया होता। जिसने मुझे बचाया वो। ये कहते कहते पंकज अचानक से ठिठक कर विहान को देखने लगा। पंकज उस आदमी का चेहरा याद करने की कोशिश कर रहा था जिसने उसे बचाया था। उसे याद नहीं आ रहा था कि विहान वही आदमी है जिसने उसकी जान बचाई, और विहान भी नहीं चाहता था कि पंकज को उसका चेहरा याद आए, क्योंकि अगर पंकज को ये याद आ गया तो ये भविष्यवाणी के नियमों के विरुद्ध होता। ऐसी स्थिति में विहान को अपनी भविष्यवाणी की शक्ति से हाथ धोना पड़ता और इसका सीधा फायदा मंदार को होता। विहान की शक्ति मंदार के पास चली जाती और मंदार के लिए उस कालवेद को पाना आसान हो जाता। विहान इस सोच भर से डर गया था। उसके मन में उथल पुथल चलने लगी। अगर पंकज को याद आ गया तो मेरी भविष्यवाणी की शक्तियां खत्म हो जाएंगी, फिर मंदार अपने इरादों में सफल हो जाएगा। हे देवी, पंकज को याद ना आए। विहान की घबराहट बढ़ती जा रही थी। आज पंकज की जान बचाना विहान को बहुत महंगा पड़ने वाला था। क्या पंकज की जान बचाने की कीमत विहान को अपनी शक्तियां खोकर देनी पड़ेगी? क्या विहान का आगे का सपना यहीं टूट जाएगा? क्या कालवेद विहान की पहुंच से दूर हो जाएगा? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।